एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम के बारे में। ये ये टेक्निक्स वाली यूनिट से लिया गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे है। ये परफॉर्म किया जाता है टू स्टडी प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। तो यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम में इस टेक्निक से हम पता कर सकते हैं कि दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन की स्टडी के लिए ये टेक्निक परफॉर्म की जाती है। तो इस टेक्निक का प्रिंसिपल ये होता है कि इसमें बेसिकली रिपोर्टर जीन्स जो होते हैं उनका एक्सप्रेशन होता है और उनका एक्टिवेशन होता है। और रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन होने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन और दूसरा एक्टिवेशन डोमेन। जब ये दोनों डोमेन इंटरेक्ट करते हैं देन ओनली रिपोर्टर जीन एक्सप्रेस हो पाते हैं। सो ये इसके पीछे का प्रिंसिपल है। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम, इसमें हम यीस्ट सेल्स यूज़ करते हैं और बेसिकली हम इसमें दो तरह के हाइब्रिड यूज़ करते हैं। दो तरह की प्लाज्मिड हम इंसर्ट कराते हैं यीस्ट में। एक का नाम होता है बेट प्लाज्मिड और दूसरे का नाम होता है प्रे प्लाज्मिड। जो बेट प्लाज्मिड है उसमें हम जो भी हमारा एक्स प्रोटीन है, कुछ भी जो हमें आइडेंटिफाई करना है, जिसका इंट्रैक्शन हमें चेक करना है, उसको हम फ्यूज़ कराते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑफ यीस्ट से। जो कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये रिस्पॉन्सिबल है गैल4 जीन के लिए। तो हमारा जो भी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डीएनए बाइंडिंग डोमेन के साथ फ्यूज्ड हो जाता है और इस प्लाज्मिड को बोलते हैं बेट प्लाज्मिड। सेकंड टाइप की जो प्लाज्मिड होती है उसको बोलते हैं प्रे प्लाज्मिड, जिसमें हम अदर प्रोटीन, कोई दूसरा प्रोटीन जो हमें अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका चेक करना है कि वो कितने तरह के प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो जो भी हमें प्रोटीन का दूसरा प्रोटीन लेना है, चेक करना है, वो हम एक्टिवेशन डोमेन के साथ फ्यूज़ कराते हैं और इस प्लाज्मिड को बोलते हैं प्रे प्लाज्मिड। जो एक्टिवेशन डोमेन है इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन बट विदाउट, अगर ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन से बाइंड नहीं किया तो ये रिपोर्टर जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। इसके लिए इसेंशियल है कि रिपोर्टर जीन जो एक्सप्रेस होना है उसके प्रोमोटर से बाइंड होने के लिए एक्टिवेशन डोमेन को चाहिए डीएनए बाइंडिंग डोमेन। तो जब ये दोनों डोमेन होंगे देन ओनली प्रोमोटर जो है वो इनिशिएट कर पाएगा एक्सप्रेशन रिपोर्टर जीन का। सो डीबीडी जो है वो प्रोटीन पार्टनर है बेट का और जो एक्टिवेशन डोमेन है वो प्रोटीन पार्टनर है प्रे प्लाज्मिड का। सो जब ये बेट प्लाज्मिड और प्रे प्लाज्मिड, ये दोनों तरह की प्लाज्मिड में हमारे जो भी प्रोटीन है अगर वो इंटरेक्ट करते हैं तो ये दोनों ही को एक्सप्रेस्ड होंगी, साथ में एक्सप्रेस्ड होंगी। और जब ये एक्सप्रेस्ड होंगी देन ओनली फुली फंक्शनल होंगे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और तभी हमें रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर ये प्रोटीन, जो भी हमने प्रोटीन लिए हैं, वो इंटरेक्ट नहीं करते होंगे तो ये दोनों बेट और प्रे प्लाज्मिड जो हैं वो को एक्सप्रेस नहीं होंगी अगर वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे और हमें फिर रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। एंड रिपोर्टर जीन हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिसके बेसिस पे हम इजीली सेलेक्ट कर पाएँ उन कॉलोनीज़ को जिनमें कि ये बेट और प्रे प्लाज्मिड को एक्सप्रेस हुई हैं। तो रिपोर्टर जीन्स अगर को एक्सप्रेस हुआ तो वो कॉलोनीज़ हम सेलेक्टिव मीडिया पर ग्रो कराकर उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इस डायग्राम में दो सिचुएशन दे रखी हैं जिसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर प्रे प्लाज्मिड है जिसमें एक्टिवेशन डोमेन है और सेकंड बेट प्लाज्मिड है जिसमें डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। और ये यहाँ पर प्रोमोटर है और प्रोमोटर से पहले जो सीक्वेंस है वो उसे कहते हैं अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस। ये अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस से ही डीएनए बाइंडिंग डोमेन बाइंड करता है एंड देन प्रोमोटर जो है, अब इस केस में जो एक्टिवेशन डोमेन है वो बाइंड नहीं किया, इस केस में ओनली डीएनए बाइंडिंग डोमेन ही बाइंड है यूएएस सीक्वेंस से। सो उस केस में क्या होगा कि जो एक्सप्रेशन है रिपोर्टर जीन्स का वो नहीं हो पाएगा बिकॉज इनके एक्सप्रेशन के लिए ये दोनों इंटरेक्ट करने ज़रूरी हैं, एक्टिवेशन बाइंडिंग डोमेन और डीएनए बाइंडिंग डोमेन। तो फर्स्ट केस में क्योंकि दो डोमेन इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के साथ जो प्रोटीन है वो नॉन इंटरेक्टिंग है, मीन्स वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं।
ये रीज़न है, इसी वजह से जो हमारा रिपोर्टर जीन है उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा और ये ऑफ रहेगा और कोई कॉलोनी ग्रोथ नहीं होगी। तो इस केस में, फर्स्ट केस में हमें कोई कॉलोनी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। रिपोर्टर जीन हम एग्जांपल्स, फेमस एग्जांपल्स है रिपोर्टर जीन का, जैसे कि हिस्ट्री बेसिकली एंजाइम कोड करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस। तो एक तो ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, और सेकंड लेगजी एज वी नो कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम कोड करता है, और हम इससे ब्लू वाइट स्क्रीनिंग कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सी कॉलोनीज़ हैं जो कि हमें जिनमें ये प्रे प्लाज्मिड और बेट दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ये दो बहुत कॉमनली यूज रिपोर्टर जीन्स हैं। सेकंड केस में एक्टिवेशन डोमेन और डीएनए बाइंडिंग डोमेन दोनों इंटरेक्ट कर गए यूएस सीक्वेंस पर। तो इन दोनों के इंटरेक्शन के बाद ही ये यहाँ पर जो रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट होता है, और फिर हमें कॉलोनी ग्रोथ भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है हिस्टिडीन का, हिस्ट3 का। तो हिस्ट3 का एक्सप्रेशन जब होगा तो हिस्टिडीन की सिंथेसिस होगी, और जो कॉलोनीज़ एक ऐसे मीडिया पर ग्रो करेंगे जहाँ हिस्टिडीन नहीं है। तो अगर जिन कॉलोनीज़ में ये दोनों प्रोटीन एक्सप्रेस करें, मींस दोनों डोमेन इंटरेक्ट करें, उनमें हिस्टिडीन ग्रोथ होगी और वो हिस्टिडीन लैकिंग मीडिया में भी ग्रो कर जाएंगी। बट ऐसी कॉलोनीज़ जिनमें ये दोनों डोमेन इंटरेक्ट नहीं करे, जैसे कि फर्स्ट वाला केस, तो उस केस में हिस्टिडीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा हिस्टिडीन 3 का, तो हिस्टिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी और वो ऑक्सोट्रोपिक हो जाएंगी। ऑक्सोट्रोपिक का मीन्स कि अगर मीडिया में हिस्टिडीन है तो ही वो ग्रो कर पाएंगी, और ऐसा मीडिया जिसमें हिस्टिडीन नहीं है तो वो उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगी, वो डाई कर जाएंगी। तो वही कॉलोनी ग्रो होंगी जिनमें जिनमें ये दोनों डोमेन इंटरेक्ट करें, सेकंड वाला केस, और हिस्ट3 सिंथेसिस हुई, हिस्टिडीन की सिंथेसिस हुई और वो कॉलोनी की ग्रोथ देखने को मिली। तो इस तरह से हम स्क्रीन कर सकते हैं। तो इसेंशियल क्राइटेरिया ये रहता है कि ये दोनों डोमेन बाइंड करने चाहिए, और ये जो दो डोमेन है ये ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये प्रोटीन है एक्स प्रोटीन, और ये जो दूसरा है दीज आर ऑल्सो प्रोटीन। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों डोमेन के साथ प्रोटीन अटैच्ड हैं। तो यही प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन दोनों के इंट्रैक्शन की वजह से। अगर ये दोनों प्रोटीन का नेचर है कि ये इंटरेक्ट करेंगे, तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन और एक्टिवेशन डोमेन भी इंटरेक्ट करते हैं, और फिर रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। इस फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पर कुछ ईस्ट सेल लिए हैं जो कि हैप्लॉइड इन नेचर हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं। इस वाले ईस्ट सेल्स में बेट प्लाज्मिड है, और ये वाले जो ईस्ट सेल्स हैं ये प्रे लाइब्रेरी हम बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार हम ये ऐसा होता है कि हमें कोई एक्स प्रोटीन का इंट्रैक्शन देखना है दूसरे प्रोटीन्स के साथ, तो हम नंबर ऑफ़ प्रोटीन्स चेक करते हैं कि एक प्रोटीन ना लेकर हम कई सारे प्रोटीन्स लेते हैं कि ये हमारा जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है ये कितने तरह के प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो उस केस में हम अलग अलग ईस्ट सेल्स में अलग अलग जो प्रे प्लाज्मिड हैं उनमें अलग अलग तरह के प्रोटीन को फ्यूज़ करा देते हैं एक्टिवेशन डोमेन के साथ। तो इस केस में भी वही हुआ है। फिर जब इनकी मेटिंग होती है तो डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं। उन डिप्लॉयड सेल्स में जिसमें हिस्टिडीन की सिंथेसिस, मतलब जो कॉलोनी हिस्टिडीन लेकिंग मीडिया में ग्रो हो रही हैं, इसका मतलब उनमें रिपोर्टर जीन एक्सप्रेस हुआ है, और जिनमें रिपोर्टर जीन एक्सप्रेस हुआ है इसका मतलब ये है कि उनमें प्रोटीन का इंट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मींस हमारा जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ वो पर्टिकुलर प्रे प्लाज्मिड इंटरेक्ट कर पा रही है, इसलिए हमें हिस्टिडीन जो लैकिंग मीडिया उस पर ग्रोथ मिल रही है। मींस हिस्ट3 जो रिपोर्टर एंजाइम है उसका एक्सप्रेशन मिल रहा है, यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रोटीन इंट्रैक्शन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा। तो हिस्ट3 जैसे मैंने बताया कि ये हिस्टिडीन बायोसिंथेटिक एंजाइम है जो जिसका नाम है आईजीपी। तो ये जो हिस्ट3 जीन है ये आईजीपी एंजाइम को कोड करता है, जिसकी फुल फॉर्म है इमिडाजोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट डिहाइड्रेटेज। तो ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस। हिस्टिडीन अमाइनो एसिड है, और ये रिक्वायरमेंट है ईस्ट सेल्स की ग्रोथ के लिए। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि बोथ प्रे और बेट
प्रोटीन है दोनों एक ही सेल में को एक्सप्रेस होने चाहिए। तो ये डिप्लॉयड सेल्स हैं। अब इसमें प्रे भी है और बेट भी है, दोनों तरह की प्लाज्मेट हैं। तो ये दोनों तरह की प्लाज्मिड एक सेल में है, और जब इनके प्रोटीन इनके साथ जो प्रोटीन है, इन दोनों प्लाज्मिड में जो भी प्रोटीन फ्यूज्ड हैं, हमारे प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है और दूसरे प्रोटीन, अगर वो इंटरेक्टिंग इन नेचर हैं तो फिर वो क्या होंगे, वो हिस्ट्री जीन को एक्सप्रेस करेंगे और वो कॉलोनी ग्रो करेंगी। और सेम सेकंड केस में अगर वो नॉन इंटरेक्टिंग नेचर के हैं तो वहाँ हिस्ट्री जीन एक्सप्रेस नहीं होगा और वहाँ पर कॉलोनी की ग्रोथ नहीं होगी। यही सेम चीज़ हम लेग जी के लिए भी फॉलो करते हैं। तो जहाँ पर लेग जी की सिंथेसिस होती है वहाँ ब्लू कलर आता है कॉलोनीज़ में, और जहाँ नहीं होती वहाँ वाइट आता है। तो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग भी हम कर सकते हैं अगर हम लेग जी ले रहे हैं। तो हमने इस टेक्निक का प्रिंसिपल देख लिया है, उसका मैकेनिज़्म देख लिया है कि ये टेक्निक कैसे फॉलो होती है, उसकी स्क्रीनिंग देख ली है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्रिटिकल पैरामीटर्स की जो कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो कि इसमें ड्रॉबैक्स का भी काम करते हैं और इसको इम्प्रोवाइज़ करने में भी हेल्प करते हैं इस टेक्निक को, ताकि हम एफिशिएंटली स्टडी कर पाएँ प्रोटीन इंटरेक्शन। सो उन क्रिटिकल पैरामीटर में सबसे पहला है चूजिंग अ वेक्टर। जो कि हम वेक्टर ले रहे हैं, तो वेक्टर बहुत टाइप के होते हैं। तो वेक्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स गिव्स डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट। तो हमारी जो प्लाज्मिड है, जो हम प्लाज्मिड बना रहे हैं बेसिकली, जिसमें हम अपना या तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन या एक्टिवेशन डोमेन के साथ जो भी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट फ्यूज़ कर रहे हैं, तो वो वेक्टर भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस प्रोटीन का एक्सप्रेशन कैसा होगा। कुछ वेक्टर्स जो हैं जिनमें एक्सप्रेशन थोड़ा ज़्यादा मिलता है, किसी में कम, तो ये भी चीज़ वेरी करती है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जो कि लैब में कॉमनली यूज़ वेक्टर हैं, जैसे PGB GT 7G PGB KC, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो वेक्टर चूज़ करना भी एक क्रिटिकल पैरामीटर है। सेकंड पैरामीटर है टेस्टिंग बेट्स फॉर सेल्फ एक्टिवेशन। सेल्फ एक्टिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कभी कभी रिपोर्टर जीन्स जो है वो बिना बेट प्रे इंट्रैक्शन के भी एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक्टिवेशन डोमेन हैज़ द एबिलिटी टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन विदाउट बाइंडिंग टू द डीएनए बाइंडिंग डोमेन। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्टिवेशन डोमेन बिना डीएनए बाइंडिंग डोमेन से बाइंड किए रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन करवा देता है। तो ऐसे केस में फॉल्स पॉजिटिव जनरेट होते हैं, और इसी प्रोसेस को सेल्फ एक्टिवेशन और ऑटो एक्टिवेशन भी बोलते हैं। और 10 to 20% बैट्स ऐसे हैं जो बिना प्रे प्लाज्मिड के भी एक्टिवेट करा देते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। ये जो बेट्स हैं, बेट प्लाज्मिड हैं, इनके डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट बेट के डिफरेंट लेवल, डिपेंडिंग हम कौन सा टाइप का बेट ले रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनका जो ऑटो एक्टिवेशन लेवल है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल लिया है 3-अमीनो ट्रायाजोल, जो कि एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है हिस्ट्री जीन का। तो ये बेसिकली यूज़ किया जाता है टू सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ हिस्ट्री जीन। ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर बैकग्राउंड में रिपोर्टर एक्टिविटी देखने को मिलती है, किसकी वजह से, फॉल्स पॉजिटिव, जो बेट प्लाज्मिड बिना प्रे प्लाज्मिड से इंटरेक्ट किए रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेस करा रहे हैं, उन्हीं को हम फॉल्स पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो अगर ऐसे फॉल्स पॉजिटिव एक्टिविटी मिलती है तो वो एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है जब हम ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का यूज़ करते हैं। थर्ड पैरामीटर है सेलेक्टिंग होस्ट स्ट्रेन्स। जो भी हम ईस्ट स्ट्रेन यूज़ कर रहे हैं जिनके अंदर हमारा बेट प्लाज्मिड या प्रे प्लाज्मिड जाएगा, वो कंपैटिबल होने चाहिए फॉर मेटिंग। मींस ऐसे ही स्ट्रेन्स यूज़ करने हैं जिनके बीच मेटिंग हो पाए और वो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बन पाएँ, ताकि दोनों बेट और प्रे प्लाज्मिड एक ही सेल में जा पाएँ। तो इसमें जैसे एग्जांपल दिया है, बेट प्लाज्मिड के लिए हम ए स्ट्रेन यूज़ कर सकते हैं जैसे AH109, और प्रे प्लाज्मिड के लिए हम होस्ट स्ट्रेन जो है वो अल्फ़ा स्ट्रेन यूज़ कर सकते हैं जैसे Y187। सो जो डिफरेंट स्ट्रेन्स यूज़ कर रहे हैं हम, उनकी डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसीज भी होती हैं। मींस उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ स्ट्रेन्स वी आर यूजिंग। सो प्रे जो है, प्रे प्लाज्मिड, वो ऐसी स्ट्रेन में ट्रांसफ़र होने चाहिए जो कि जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी काफ़ी हाई है। इससे हम इंश्योर कर पाएंगे कि हमारा मैक्सिमम अमाउंट में
जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अचीव हो रहा है, मींस मोर अमाउंट में कि इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि हमारी प्रे प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो पा रही हैं पर्टिकुलर होस्ट ट्रेन में बिफोर मेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं हमारी इंटरप्रिटेशन। अगर फॉल्स पॉजिटिव बनते भी हैं तो हम उनको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और देन इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग है कॉलोनी साइज़। जो कॉलोनी साइज़ मिलेगा हमें वो हमेशा लार्जर होगा उन कॉलोनीज़ का जो कि इंट्रैक्शन से बनी है, इंट्रैक्शन की वजह से फॉर्म हुई हैं, मींस दो प्रोटीन के इंट्रैक्शन की वजह से, दो प्लाज्मिड बेट और प्रे के इंट्रैक्शन की वजह से। बट लेकिन जिनमें ऑटो एक्टिवेशन हुआ होगा, मींस जिनकी बेट प्लाज्मिड बिना प्रे से इंट्रैक्ट किए ही ट्रांसक्रिप्शन करवा रही हैं और रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन करा रही हैं, उनकी जो कॉलोनी साइज़ होगा वो कम होगा। सेकंड थिंग है स्टिकी प्रेस। स्टिकी प्रेस वो प्रेस हैं जो कि एक से ज़्यादा बेड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे भी प्रेस प्लाज्मिड देखे गए हैं जो कि एक से ज़्यादा मोर देन वन टाइप ऑफ बेड के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनको बोलते हैं स्टिकी प्रेस। अब ये जो स्टिकी प्रेस बन रहा है मींस ये एक से ज़्यादा बेट के साथ इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं। इसके रीजंस हो सकते हैं कुछ टाइप के मिस्ड इंट्रैक्शन, जैसे मे बी ड्यू टू एनी स्टेरिक हिंड्रेंस और डिग्रेडेशन और इंस्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स और फेल्यूर ऑफ देयर लोकलाइजेशन इन द न्यूक्लियस और एनी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। सो इट हैज़ बीन तो उसके जो रीजंस हैं वो बहुत सेवरल हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो इंट्रैक्शन है वो फॉल्स पॉजिटिव दे रहा है। थर्ड जो पॉइंट है वो बताता है डिस्टिंक्ट टाइप के फॉल्स पॉजिटिव। तो दो तरह के फॉल्स पॉजिटिव इस ऐसे में देखने को मिलते हैं। एक तो है जिसकी हमने बात पहले की है, जिसमें विदाउट बेट प्रे इंट्रैक्शन के ही जो बेट प्लाज्मिड है वो एक्टिवेट कर देती है जीन एक्सप्रेशन ऑफ रिपोर्टर जीन, मींस विदाउट इंटरेक्टिंग विद द प्रे प्लाज्मिड। तो इस तरह के फॉल्स पॉजिटिव की हमने बात पहले भी की है। सेकंड टाइप के जो फॉल्स पॉजिटिव हैं उन्हें बोलते हैं बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव, जिनमें क्या होता है कि जो Y2H ऐसे से हमें प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन मिल रहा है, तो वो मे बी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि वो जो दो प्रोटीन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट टिश्यूज़ में हों और वो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में बन रहे हों, लेकिन वो फिर भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे फॉल्स पॉजिटिव को बोलते हैं बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव। मींस ऐसे टाइप के प्रोटीन्स जो इंटरेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो एक टाइम पर फॉर्म नहीं होते, वो या तो डिफरेंट लोकेशन में फॉर्म होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ में फॉर्म होते हैं, और या डिफरेंट लाइफ स्टेज पे फॉर्म होते हैं, डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज पे फॉर्म होते हैं। तो ऐसे भी प्रोटीन जो कि अलग अलग टाइम पे फॉर्म होते हैं लेकिन वो इस ऐसे में इंटरेक्ट कर जाते हैं, तो उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव। सो आज की वीडियो में जो हमने बात की, तो हमने ये देखा कि ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम जो है वो काफ़ी कॉमनली यूज टेक्निक है। जब भी हम प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन को स्टडी करना चाहते हैं तो इवन मोस्ट ऑफ द लैब्स में ये टेक्निक फॉलो होती ही है। बट हमने इसके ड्रॉबैक्स भी देखे कि ये फॉल्स पॉजिटिव भी देती है और ये उतनी एफिशिएंट नहीं है। तो जब भी हम ईस्ट टू हाइब्रिड परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद हम उसको फर्दर अपने रिज़ल्ट को वैलिडेट करने के लिए कुछ और एफिशिएंट टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं। उनमें से एक है को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेक्निक, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इस टॉपिक में इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।